कि मैं ये मानता हूँ कि रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल रिसोर्सेस इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह है एंटरप्रेन्योरशिप। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब प्रकार के सब्जेक्ट डेवलप हुए हैं। और हमारे यहाँ ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है, इसको साइंटिफिक रूप से डेवलप करने के बारे में हम लोग अभी भी गंभीरता से हमने नहीं सोचा है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। टेक्नोलॉजी मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं, रिसोर्सेस मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, पर एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो जो पर्सनैलिटी में डेवलप करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जिसका जिक्र मैं बहुत बार करता हूँ, और वो ये है कि दुनिया में हर समय नए नए प्रयोग हो रहे हैं और ये नॉलेज में भी हर बार नई नई बातें सामने आती है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और इसके लिए नॉलेज ही एक पावर है। अगर कोई मुझे कहता है कि हम लोग एनर्जी का जैसा उपयोग करते हैं, तो अब एनर्जी के भी बहुत से प्रकार हुए हैं, पर एनर्जी का एक सिद्धांत है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे नॉलेज ये एक पावर है, और नॉलेज का कन्वर्शन हर समय आपके भविष्य के लिए, मैं कहता हूँ कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, नॉलेज इनटू प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज इनटू सस्टेनेबिलिटी, ये जो बात है, ये नॉलेज जो है ये हमारे जीवन को बदल सकता है। और नॉलेज जो है ये आज आप सबको पता है, क्योंकि आप नई जनरेशन के हो, तो आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ मॉडर्न है, कौन सी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. और दूसरी बात का भी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि no one is west, it is depending upon the vision of the leadership, the technology, that you can convert west into wealth. No one is west. और ये दो सिद्धांत तो जो है वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और मैं ऐसी बातों को सोचते हुए कभी कभी सोचता हूँ कि क्या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास को जनरेट करें, और बायोमास को जनरेट करके क्या उससे हम एलएनजी, सीएनजी, इथेनॉल बनाकर क्या हम लोग आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं क्या? ये थोड़ा सा पहली बार जब आउट ऑफ बॉक्स कोई भी बात करता है तो तकलीफ तो होती है, लोग सुनते नहीं उसको, क्योंकि जनरली लोग जो होते हैं वो जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस होती है उसी मार्ग से जाना पसंद करते हैं। पर अब मुझे लगता है कि ये हम रीच में आए हैं। जैसे आपको पता होगा कि विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन ये हमारे लिए भविष्य है, और अब हाइड्रोजन मिशन भी तैयार हुआ है। अब हाइड्रोजन के भी प्रकार है, ब्लैक हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, पर ग्रीन हाइड्रोजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो ग्रीन है। इकोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ तीन बातें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, इथिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इथिक्स तो हमारी एजुकेशन से, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, फिर हमारे संस्कार, वो अलग विषय है। पर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, करने के साथ साथ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ही उतना ही सोचना होगा। अब पेट्रोल डीजल के कारण हम ये इंपोर्ट भी करते हैं, प्रदूषण भी होता है, और हमारे देश की इकोनॉमी का भी संकट है, क्योंकि अभी 9 लाख 8 लाख करोड़ का है, 5 साल में 25 लाख करोड़ होगा, और 25 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी से बाहर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि इसमें कैसे होगा। तो अभी टोयोटा कंपनी से मैंने एक
ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार मेरे लिए पायलट प्रोजेक्ट करके दिल्ली में आई है। अब वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए जो फरीदाबाद में इंडियन ऑयल वाले वो मुझे ग्रीन हाइड्रोजन देने वाले हैं, और मैं अब दिल्ली जाऊंगा तो ये कार को लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ये इसके ऊपर कार, ये भविष्य का फ्यूचर है। इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ता है, प्रदूषण से मुक्त है, और हमारे देश के लिए तो जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए तो वरदान है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, इसमें इतने स्टार्टअप अब अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हम वर्ल्ड को लीड करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक ड्रोन से यूरिया, लिक्विड यूरिया को स्प्रेइंग किया था। अब आपको पता है कि हमारे देश में हम 70-1,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं। हमारे स्टार्टअप में अच्छे इंजीनियर्स ने, अमेरिका में थे, यहाँ आए, प्रधानमंत्री जी को मिले, और उन्होंने बाद में एक 500 ml की बॉटल नैनो यूरिया की तैयार की। अब एक 50 किलो की बैग इक्वल टू एक बॉटल वो RCF अभी बेच रही है। मैंने अभी हमारे एग्रोविजन के भाषण में जैसे ये बातें बताई तो कम से कम 2 लाख बॉटल यानी 2 लाख बैग यूरिया किसानों ने खरीद लिया। अब वो मैंने मेरे खुद के खेत पे ट्राई किया, अब सब जगह हो रहा है। और मेरा एक सपना है कि मैं विदर्भ में पूरे गांव में स्प्रेइंग के लिए ये जो नौजवान लड़के, इनको इकट्ठा करके उनको हर गांव में, जैसे ट्रैक्टर मिलता है किराए से, ये हमारा मल्टी यंत्र मिलता है, तो वैसे उस हार्वेस्टर मिलता है, तो ये भी मिले और ये एक बेरोजगार युवाओं को काम मिले। तो मैं जब ये परभणी गया था, राहुरी, जहाँ शरद पवार साहब को और मुझे डी.लिट दी यूनिवर्सिटी ने, तो वीसी साहब ने मुझे कहा था कि आप हमारे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न को आप भेज दीजिए। मैं वहाँ गया तो उनके ड्रोन बनाए थे लिथियम आयन बैटरी से। तो मैंने उनको कहा, आप लिथियम आयन बैटरी के ड्रोन की कीमत तो कम से कम 6 लाख रुपए होगी, 7 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए में नहीं बन सकता क्या? तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? मैंने बोला ये संभव है, आप इसको पेट्रोल का फ्लेक्स इंजन यूज़ करिए। आपको पता होगा कि अभी मैंने एक एडवाइजरी निकाली है कि स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जितने पेट्रोल पे चलते हैं वो उनका इंजन फ्लेक्स इंजन होगा। अभी टोयोटो, हुंडई और सुजुकी तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है। 65-70% ऑलरेडी इसके बाद गाड़ी आएगी। उसका अर्थ ये है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। अब आपको पता है बायो इथेनॉल देश में तैयार हो रहा है। राइस से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, BAV मोलाइसिस से बन रहा है, कॉर्न से बन रहा है, बाम्बू से बन रहा है, बायोमास से बन रहा है। तो बायो इथेनॉल देश में अभी काफ़ी तैयार होता है। तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनना है तो अब पेट्रोल की गाड़ियों में 100% बायो इथेनॉल जाएगा। इथेनॉल बायो है, ग्रीन है, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, और हमारे देश के किसानों को फ़ायदा होगा, युवाओं को गांव में रोज़गार मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैंने उनको कहा कि ये जो आपका ड्रोन है, इसका इंजन अगर फ्लेक्स इंजन किया तो 20-25 हज़ार में इंजन बन जाएगा। अब लिथियम आयन बैटरी बहुत कॉस्टली है, और लिथियम आयन बैटरी के बजाय अगर आपने फ्लेक्स इंजन का ड्रोन बनाया तो 1.5-2 लाख में आ जाएगा। तो हैदराबाद की एक कंपनी आई थी हमारी एग्जीबिशन में, उनने मान्य भी किया। अब वो ड्रोन आ रहे फ्लेक्स इंजन में। हमारा ही किसानों का इथेनॉल होगा, ड्रोन में डालेंगे और ऊपर उड़कर 10 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रेइंग होता है। अब देखो टेक्नोलॉजी कितनी ज़ोरदार है कि ये यूरिया की बैग लेकर यूरिया आप जब फेंकते हैं तो 70% वेस्ट होता है, 30% प्लांट को जाता है। और जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 30% वेस्ट होगा, 70% प्लांट को जाएगा। तो जहाँ 4 बोरे यूरिया लग रहा है वहाँ हमारा 2 बोरी में काम हो जाएगा। तो आप बताइए, किसानों के लिए टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना। तो मेरा जो सुझाव आपको ये है कि ये जो नए नए हमारे लड़के लड़कियां हैं, ये जो अलग अलग फील्ड में जो कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसमें एक बात मैं मानता हूँ कि सबसे पहले प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट इसमें कुछ ना कुछ बचेगा तो कोई कर पाएगा। तीसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, और चौथी बात मार्केटेबिलिटी, यानी जो प्रोडक्ट तैयार किया वो लोगों को सस्ता पड़ेगा तब लोग खरीदने वाले, तो मार्केटेबिलिटी चाहिए। तो आज हमारे पास बहुत से वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है,
जो हजार्डस मटेरियल है और जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, या जो हमारे लिए तकलीफ के समाज के लिए, उन मटेरियल के ऊपर हम ध्यान दें और टेक्नोलॉजी का विचार करें। जैसे एक 7 साल पहले मैं नागपुर में, हमारी कारपोरेशन में सत्ता थी और अनिल सोले करके यहाँ प्रोफेसर थे, वो हमारे मेयर थे, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो एक बार मैंने उनको कहा कि अनिल, हमको नागपुर शहर का जो सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी है, वो बेचेंगे हम लोग, उसको रिसाइकलिंग करके। तो उन्होंने, अब मैं नेता हूँ तो बेचारे क्या कहेंगे मुझे, बोलते बोलते उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, आप नितिन जी कुछ भी बताते हैं, ये कभी होने वाला है और ये कैसे होगा? मैंने बोला अनिल, सब कुछ होगा। हमने रिसाइकलिंग प्लांट लाया और हमारे सीवेज वाटर को भांडेवाड़ी में हमने रिसाइकलिंग किया। आज हम हमारा पानी कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट है, 2 बड़े महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनको देते हैं। कैन यू इमेजिन हमको कितना पैसा मिलता है? हमको 325 करोड़ रुपए साल के पानी बेचकर मिलते हैं, 325 करोड़। और अभी पेंच से जो पानी आता था, जो नागपुर महानगर पालिका पीने के लिए यूज़ करती थी, वो अभी क्या हुआ कि वो उस समय पानी पावर प्रोजेक्ट को भी जाता था, पेंच पावर वाटर प्रोजेक्ट से। अब उनका पानी सेविंग हो गया तो नागपुर को पूरा पानी मिल गया। और वहाँ रामटेक में जो किसान हर बार ये संघर्ष करते थे कि हमारा पानी नागपुर शहर ने भगाया, क्योंकि उनको खेती के लिए पानी नहीं मिलता था, अब उनको खेती के लिए भी पानी मिलने लगा। तो विन विन सिचुएशन में ये वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा उदाहरण है। अब ये आइडिया पूरी नहीं हुई, मैं नहीं कर पाया, बहुत सी चीज़ें तो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, पर ये प्रयोग आगे का मेरे लिए अभी तक नहीं संभव हुआ, पर टेक्नोलॉजिकली प्रूवन है। वो ऐसा था कि हमारे गंदे पानी से, जो हमारे यहाँ 9 बायोडाइजेस्टर है, उसमें से हम पानी जब साफ करते तो हमने एक प्रयोग किया कि ये गंदे पानी से मीथेन निकालना और बायोडाइजेस्टर में ऑर्गेनिक वेस्ट को डालना है। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की वेस्ट है, रेस्टोरेंट की है, कम से कम 150-200 टन नागपुर में निकलती थी, वो उसमें डालना। और ये गंदे पानी से मीथेन निकाल कर, ये दोनों से मीथेन निकाल कर, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकालना। अब बायो CNG ट्रांसपोर्ट करने में अड़चन का है, तो फिर हमने तय किया कि हम बायो LNG बनाएंगे ताकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान हो। और बायो LNG जब हम लोग ले जाएंगे तो उसको कॉम्प्रेस करते हैं तो बायो CNG भी मिलता है। नागपुर में एक पंप है, अभी नागपुर में हमने इतनी गाड़ियाँ कन्वर्ट की, बसेस कन्वर्ट की, 2 व्हीलर अपना 3 व्हीलर कन्वर्ट किए, तो बहुत सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। 100-150 बसेस कन्वर्ट हुई डीजल के बजाय बायो CNG पर। अब मेरा सुझाव यही है कि देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल, इकोनॉमिक वायबिलिटी, प्रूवन टेक्नोलॉजी, मार्केटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है वो इसमें आप लोगों को सोचकर आप कर सकते हैं।